मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 461वीं कक्षा, 7वें अध्याय का चौथा पाद और सूत्र हो गए थे 58 संख्या तक। कल एक प्रश्न पूछा था तुम लोगों ने, उसका पिपति शती कूलम, क्या प्रश्न था? दोबारा दोहराओ। पित्सति ऐसा उसी अर्थ में बनता है और पिपति शती भी। तो जहां पर सन प्रत्यय परे रहते इडागम का विकल्प किया गया है, वो सूत्र जो मुख्य सूत्र है, शनि वंतर्ध भ्रसज दम्भु श्री सूरी यूर्ण भरज्यपि सनाम। तो शनि सन प्रत्यय परिणति वहां विकल्प से डागम कहा गया, लेकिन जो धातुएं पढ़ी है वहां पर तो इवंत इव जिनके अंत में आता है, रिध आ गई। इवंतर्ध भ्रसज दम्भु श्री श्री यू ऊर्णु भर ज्यपि सन, यानी कि षणु दाने। तो इसी पर महाभाष्यकार का एक वाक्य है कि तनि पति दरिद्राणाम उपसंख्यानम। तन पत और दरिद्रा, इन तीन का और ग्रहण कर लिया गया है। तो पत भी आ गई ना वहां पर, पतली का तो ये भी ले ली गई है। तो जिस पक्ष में वहां इडागम होगा तो विपत्ति क्षति बनेगा ही। तो दो प्रकार के रूप बन जाते हैं इसके, पित सती और विपत्ति क्षति। चलो आगे देखते हैं। तो अब जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था अभ्यासस्य, पिछले सूत्र से ये चलेगा पाद के अंत तक। तो जो भी कार्य होना है वो अभ्यास में होना है, स्पष्ट है ये। तो कैसे कैसे कार्य अभ्यास में होंगे? तो सबसे पहले जो कार्य आ रहा है उसका सूत्र है ह्रस्वः प्रथमैक वचनांतम। तो अभ्यासस्य के साथ जोड़ते जाएंगे और साथ में अंगस्य भी आ रहा है। तो अंगस्य अभ्यासस्य का तात्पर्य अंग संबंधिनः अभ्यासस्य, क्योंकि अंग को ही तो द्वित्व करेंगे, तो उसी का अंश हुआ, वो संबंधी हुआ उस अभ्यास को। तो अंगस्य अभ्यासस्य ह्रस्व भवति। बस परे रहते वाली बात यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास चाहिए और अभ्यास द्वित्व करने से होता है। और द्वित्व क्या क्या परे रहते होता है वो द्वित्व का विषय है, वो अभ्यास का, अभ्यास को ह्रस्व करना उसका विषय नहीं है। बस अभ्यास संज्ञा हो चुकी है, उसके उतने ही मात्र से ये सूत्र लग जाएगा। तो इस तरह से सर्वत्र लगता है ये, जहां भी अभ्यास होगा वहां परे, चाहे हम सन प्रत्यय परिणति द्वित्व करें, लिट लकार में करें, यंग में करें, कहीं भी करें, श्लू में करें, अभ्यास होना चाहिए। अब रही बात कि ह्रस्व तब होता है जब दीर्घ हो अभ्यास में, दीर्घ नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण दिया गया, डू ढौकी शते, ये सन्नंत का उदाहरण हो गया। ढौक्री धातु है, उसे सन प्रत्यय लाएंगे, डागम हो जाएगा ढौक ई स। अब जब द्वित्व करेंगे तो ढौक ढौक ऐसे करके जो द्वित्व होगा, तो वहां पर अभ्यास में हलादि शेष और ये ह्रस्व है। पहले हलादि शेष से आदि का हल शेष रख लेते हैं, उसके बाद ढौ ये रह गया अभ्यास में, उसको इसने ह्रस्व कर दिया। तो एक ह्रस्वादेश है, औ को ह्रस्व क्या होगा उ।
तो ढू हो गया। फिर ढू को क्या करेंगे, झलाम जश झसी, ये भी अभ्यास का ही सूत्र है। ये कहाँ आता है झलाम जश झसी? 8वें अध्याय में आएगा ना, हाँ, अंतिम पृष्ठ। झलाम जश झसी। फिर क्या है आगे? आगे सूत्र बोलो ना आगे। अभ्यास। अभ्यास से चर्चा। हाँ, तो इसको लगाना है ना, हमें जो लगाना है वो झलाम जश झसी को लगाना है या अभ्यास चर्चा को लगाना है? अभ्यास से चर्चा को। तो ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वो उसी की आ रही है, ठीक है ना, झलाम जश। लेकिन एक चीज और बढ़ा दी गई है अभ्यास चर्चा में, चर। अब झलों के स्थान में 2 प्रकार के आदेश हो गए, एक तो झल, वो एक तो जश और एक चर। तो जैसा जहां होगा स्थानांतर तुम्हारा लगा करके उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ढ को हो गया ड, डू ढऊ की क्षति। ऐसी ही त्रौक्री, तो त्रौक्री में जब हलादी शेष लगाएंगे तो तकार तर शेष रहेगा, ठीक है ना। तो तौ त्रौ की श, तो तौ को ह्रस्व करके तू। अब यहाँ पर न तो झलाम वो अभ्यास चर्चा लगेगा, न ही यहाँ पर और कोई सूत्र लग पाएगा कोष्ठ आदि। तो तुत्रौ की क्षति। ऐसे ही लिट लकार में डू ढऊ के तुत्रौ के, ये आत्मनेपद की धातु है, तो त प्रत्यय है लिट में, उसको एश हो गया है। और तीसरा उदाहरण दिया है इन्होंने, निजंत से लुंग लकार। तो निजंत से लुंग लकार लाएंगे तो क्या होगा, चिली आएगा, चिली के स्थान पर श्री द्रुसभ्य कर्तरी चंग, इसे चंग करेंगे, चंग ही से यहां पर द्वित्व हो जाएगा। तो कई बार बना चुके हैं सिद्धियां, तो यहां भी अभ्यास में ह्रस्व होकर के अडु ढऊकत अतु प्रऊकत, ये जो क में अ दिख रहा है ये चंग का आकार है। और देखो आगे सूत्र, अब हलादि ही शेष, हलादि ही प्रथमैक वचनांतम, शेष प्रथमैक वचनांतम। हलादि में हम 2 तरह से समास कर सकते हैं कि हल आदिर्यस्य, बहुरी भी कर सकते हैं, कर्मधारय भी कर सकते हैं, हल च असौ आदि ही। यहां कर्मधारय समास किया गया है। अब रही बात कि सूत्र कह क्या रहा है, तो स्पष्ट है कि अभ्यासस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है कि अंग संबंधिन अभ्यासस्य आदिर्हल, आदिर्हल शिष्यते। शिष्यते का तात्पर्य शेष रहता है, ठीक है ना, आदि हल शेष रहता है। तो क्या यही कह रहा है सूत्र ये? अनादिर्लुप्यते च। क्योंकि सामान्य रूप से वाक्य बना कि आदि जो हल है वो बचा रहता है, तो क्या तात्पर्य क्या हुआ, बचा तो था वो, उसे कौन हटा रहा था? स्थिति देखो ना, जैसे हमने कहा जगलऊ बनाया, तो गलई धातु से आदि जो उपदेश थी गला, फिर लिट लकार लाए हैं, तिप आया, तिप के स्थान पर अणल आया, अणल के स्थान पर औ हो गया, क्योंकि आकारांत है ना ये गला, तो आत औ अणल। फिर गला को यहाँ पर जब द्वित्व किया गया तो उस अवस्था में देखो गला गला। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि इस गला में जो आदि हल गकार है, तो कौन सी आफत आ रही है इसके ऊपर? कि शिष्यते है तो शिष्ट, बचा हुआ है तो इसको किसने हटाया था, कौन आया था हटाने के लिए? कोई भी नहीं। तो फिर सूत्र का कोई तात्पर्य नहीं निकला कि आदिर हल शिष्यते। तो आचार्य जी, देखो ना, अर्थापत्ति से अगर हम यहाँ पर केवल अभिधावृत्ति से अर्थ करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, हमें शंका ही बनी रहेगी
कि क्या बात क्या हुई है कि आदि हल शिष्यते। ऐसे स्थलों पर जो है अब दूसरे प्रकार से फिर अर्थापत्ति निकालेंगे कि तात्पर्य सूत्र सूत्र का ये कहना है, क्योंकि सूत्र की सार्थकता तभी हो पाएगी जबकि हम अन्य हलों को हटाएं। अन्य हलों को यदि नहीं हटाया तो सूत्र की सार्थकता नहीं होगी। तो सीधा सा फिर अर्थ क्या बना, इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना नहीं है, अन्य हलों का लोप करना है। बस सीधी सी बात ये है, क्योंकि विधि सूत्र है ये, और विधि सूत्र जब तक कोई विधि ना करे तब तक विधि सूत्र हुआ क्या कि आदिर हल शिष्यते, वो तो है ही शिष्ट पहले से, विधि बनी कहाँ? तो विधि जब बनेगी जब अन्य हलों को हटाएंगे तब। इस तरह से सूत्र का तात्पर्य हुआ कि अनादिर हल लुप्यते, आचार्य जी यानी इसको अभ्यास्य नियम और सूत्र, नियम सूत्र भी कह सकते हैं इसको। जैसे ऋतु भारद्वाजस्य, इसमें हमने नियम निकाला था, वैसे देखो वहां वहां तो एक बात और है, वहां तो व्यर्थ हो जाता है सूत्र अन्य प्रकार से। यहाँ व्यर्थ ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देखें तो सूत्र जो कह रहा है वो बात है, तो वो एक अलग विषय रहा कि वो तो पहले से ही था शिष्ट, तो सूत्र ने नया कार्य क्या कर दिया। लेकिन सूत्र कहेगा देखो मैंने बचा तो लिया इसको, मतलब सुरक्षित है, रहेगा ये, तो हटाने वाला भी तो हो कोई आदि हल को। तो उस दृष्टि से देखें तब ये इसकी निरर्थकता आती है। लेकिन वहां पर ऋतु भारद्वाज में जो वो सूत्र कह रहा है, तो वो तो वहां पर बिल्कुल ही निरर्थकता हो जाएगी अगर हम अन्य धातुओं में डागम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन तात्पर्य वही है कहने का। तो इस तरह से यहाँ पर सूत्र का जो मुख्य अर्थ होता है वो यही होता है कि अनादिर हल लुप्यते। इसमें लाभ क्या रहेगा? देखो ये लाभ रहेगा कि जो धातुएं अजादी होती हैं, जैसे अट धातु है, अट को हम द्वित्व करेंगे, तो अट को द्वित्व करते समय आदि में तो कोई हल है ही नहीं, वहां कर्मधारय काम करता है। अब ठीक है ना, कि हल च असौ आदि ही, कर्मधारय किया ही इसीलिए गया था कि हल च असौ आदि ही, हल भी हो वो और आदि में भी हो, तब शिष्ट रहेगा। अब अट में आदि में हल तो है इसमें एक, लेकिन वो आदि में नहीं है, आदि में तो अकार आ रहा है, तो वो अनादि हो गया कि नहीं? अब जो हमने अर्थ किया था कि अनादि हल का ये लोप करता है, तो अट में भी अनादि हल विद्यमान है, उसका भी लोप करेगा। आदि में कोई हल हो तो रहेगा, वो नहीं है तो कोई बात नहीं। तो फिर इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना रहा या कि अनादि हल को हटाना रहा? क्योंकि अट में कैसे घटाएंगे? अब अट में हम कहें कि देखो सूत्र कह रहा है कि आदि हल शेष रहता है और यहाँ तो कोई आदि हल है नहीं, तो सूत्र चला जाएगा। फिर वो कहेगा भाई मेरा काम है ही नहीं यहाँ पर, मैं करूं क्या? नहीं नहीं, तेरा काम है। तेरा काम कौन सा है? अनादि हल को हटाना, वो हटा देगा ये। अब अट में कोई भी हल है ही नहीं, बस और रह जाएगा केवल। तो यहां जाकर के अधिक सार्थकता होती है इसकी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सूत्र धातु में चाहे आदि में हल हो चाहे अंत में हल हो, कहीं भी हो, यदि द्वित्व किया है हमने तो ये सूत्र लगेगा। लेकिन जो धातु ऐसी है जहां हल है ही नहीं लेश मात्र भी, ठीक है ना, तो वहां तो फिर विवशता है, वहां सूत्र कैसे लगाएंगे ये? जैसे इण धातु है, इण गतौ आदि, तो इनको द्वित्व करेंगे तब भी लगाएंगे क्या इसको? फिर तो काम है ही नहीं इसका, न तो आदि में हल है ना अनादि हल है, कोई है ही नहीं वहां तो। बस वहां ये नहीं लगता है, और बाकी सब धातुओं में लगेगा ये, आदि में हल हो या अन्यत्र कहीं हल होना चाहिए बस, ठीक है ना कहीं। अब एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां आदि में हल है अनादि में नहीं है, ठीक है ना, आदि में हल है अनादि में नहीं है, लेकिन मुख्य कार्य हमने सूत्र का क्या बोला कि इसका मुख्य कार्य आदि हल को शेष करना नहीं है, अनादि हल को हटाना है। जैसे पच धातु को नहीं, पच को नहीं, जैसे क्री धातु को नहीं, क्री में भी गुण कर देते हैं हम अर,
अन्य किसी को ले लें, दा दा ददा जैसे पापाने, पारक्षणे, ठीक है ना, पापाने नहीं पारक्षणे। अब पा को द्वित्व किया हमने, तो पा में पा द्वित्व जब करेंगे तो वहां आदि में हल है, लेकिन अनादि में नहीं है, अनादि हल है ही नहीं कोई वहां पर, तो वहां लगाएंगे इसको कि आदि हल शिष्यते, लेकिन कार्य है ही नहीं इसका, ये इसका कार्य है अनादि हल लुप्यते, अनादि वहां पर है नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो दो स्थलों पर नहीं लगेगा सूत्र ये, एक तो धातु में केवल अचमात्र ही है, अथवा हल है भी तो एक है, वो भी आदि में, तब भी इसकी आवश्यकता नहीं। और जितने भी स्थल हैं वहां सर्वत्र लगेगा ये। चलो काफी विचार हो गया इस पर। तो उदाहरण में जगलऊ ममलऊ ये देख लिए हमने, मला धातु है, मलई गलई मलई हर्ष क्षय एक ही सूत्र में है दोनों। और पच धातु का हो गया पपाच है पपाठ है, यहाँ चकार को हटा देगा ये, पठ में ठकार को हटा देगा। बाकी तो अन्य सिद्धि तो कर ही लोगे, सब सरल हैं। और अट धातु में जैसे मैंने कहा था, यहाँ टकार को हटाएगा ये। लेकिन जो धातुएं आजादी हो और आजादी में भी अ आदि में हो अ अकार, तो वहां पर एक सूत्र फिर और लगाना होता है जो कि आगे आएगा, अतः आदेह। अभ्यास में यदि अ रहता है आदि में तो उसको दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। यहां तो दीर्घ न करें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ दीर्घ करेंगे तो आ, और फिर आगे अट है, सवर्ण दीर्घ करके आट, आट आटतु आटु। अब इसका थोड़ा सा सुधार करते हुए, कुछ परिवर्तन करते हुए एक अन्य सूत्र आया इसी से संबद्ध, कि शर पूर्वाह खयः। शर पूर्वाह प्रथमा बहुवचनांतम, खयः प्रथमा बहुवचनांतम। दोनों में प्रथमा है तो स्पष्ट है कि एक विशेषण है और एक विशेष्य है। बहुरी समास करते हैं तो विशेषण बन ही जाता है। तो शर पूर्वः येषाम, अर्थात ऐसे खय जिनके पूर्व में शर आ रहा हो। तो विशेषण तो बना शर पूर्वाह और विशेष्य बना खय, तो खय शेष रहेगा, शर नहीं रहेगा शेष, खय शेष रहेगा। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि वो तो अनादि को हटा देगा। तो खय अनादि हुआ या कि शर अनादि हुआ? जब शर पूर्व में है तो खय ही तो हुआ अनादि, तो खय को हटा देता वो। इसने कहा नहीं, खय शेष रहेगा। उस खय को शेष करने के लिए शर बचाएगा उसको। अगर शर नहीं है उसके पूर्व में तो नहीं रहेगा शेष वो। तो अभ्यासस्य शर पूर्वाह खयः शिष्यन्ते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। जैसे श्च्युतिर धातु है ये, तो श्च्युतिर में शकार और चकार और यकार भी है, तीन तीन हल है यहाँ। तो शकार और चकार इन दो पर विचार करना है हमें। शकार आ गया शर में, चकार आ गया खय में। तो यदि ये सूत्र न हो तो फिर शकार ही शेष रहेगा, चकार और यकार दोनों हटेंगे। अब जब इसने कहा नहीं कि शर पूर्व में है तो खय शेष रहेगा, तो चकार शेष रहेगा। अब जो अन्य रह गए शकार और यकार, ये दोनों हट जाएंगे, तो चकार शेष रहा, ठीक है ना। और स्वरों को कुछ बोलता नहीं है ये। तो इष्टोत्तर में ऊ आ ही रहा है, वो ऊ चा में जोड़ दो, चू चू च्योतिषति, सन्नंत का है ये। ऐसे ही स्था धातु में देख लो, स्था में सकार और थकार। तो यहां पर भी देखें तो थकार आ गया खय में, सकार आ गया शर में, तो थकार शेष रहेगा। तो था स्था द्वित्व करने के बाद स्था स्था जो द्वित्व किया गया, तो था स्था, था को फिर ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया, और सन होने के कारण से सन्यतः से इकार भी होगा फिर। तो तिष्ठा सती,
ऐसे ही स्पंद धातु है, तो स्पंद में सकार और पकार, तो पकार जो खय है वो शेष रहेगा, सन्यता से एकार हो जाएगा, तो पिस पंदिशे, उत्तम पुरुष का एक वचन है ये, सन्नंत का। हो गया। तो ये दो सूत्र हो गए, ठीक है ना। इस विषय का निश्चय करने के लिए कि अभ्यास में क्या क्या शेष रहता है और क्या क्या हटता है, ये दोनों ने मिलकर के व्यवस्था बनाई है। अब कुछ अन्य कार्य, तो अन्य कार्यों में एक तो हमने ह्रस्व सूत्र पहले देख ही लिया कि अभ्यास में ह्रस्व हो जाता है, ठीक है ना। ये ह्रस्व तो देखो, ये सबसे पहले जो हम कार्य करते हैं, द्वित्व करते ही, अभ्यास संज्ञा करते ही, तो कहने को तो सूत्र पहले ह्रस्व आ चुका है, लेकिन सबसे पहले हलादि शेष ये लगता है। अगर शर पूर्व खय है तो शर पूर्व खया, यानी कि इन दोनों में से एक सूत्र लगाना है हमें प्रारंभ में। कब? वो बात मैंने पहले बताई ही थी, यदि धातु केवल अच मात्र है तब नहीं लगेंगे ये, और दूसरी क्या स्थिति बताई थी कि केवल एक हल है और वो भी आदि में है, तब ये सूत्र नहीं लगेंगे। अन्य सभी स्थलों पर ये इन दोनों सूत्रों में से कोई ना कोई पहले एक सूत्र लगेगा, उसके बाद फिर ह्रस्व या कुहोश्चुः, ये जो अन्य सूत्र है ये बाद में लगाते हैं फिर। तो अब आया कुहोश्चुः, तो कुहोः षष्ठी द्विवचनांतम, चुः प्रथम एक वचनांतम। तो कु में तो ऊ लगा दिया गया है, तो कवर्ग पूरा ही आ जाएगा, और हकार, तो कितने वर्ण हो गए? 6, 6 वर्ण हो गए। तो अभ्यासस्य कवर्ग हकारयोः चवर्गादेशो भवति, कवर्ग को चवर्ग हो जाएगा और हकार को भी चवर्ग होगा, तो यथासंख्य तो नहीं बना ना, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि 6 स्थानीय है एक, और चवर्ग में आ रहे हैं 5, आदेश 5 है, तो स्थानीय अंतरतम ये लगा करके, तो कवर्ग को चवर्ग तुम्हें क्रम से ही आ जाएंगे सारे, क ख ग घ ङ, तो च छ ज झ ञ। लेकिन हकार के स्थान पर करेंगे तो वहां पर फिर आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न भी देखना होगा हमें, क्योंकि स्थानीय अंतरतम लगाते हैं तो स्थानकृत आंतर्य बलवान होता है, लेकिन जब स्थानकृत आंतर्य काम नहीं करेगा, क्योंकि हकार का स्थान तो कंठ है, चवर्ग में तो कोई कंठ वाला है ही नहीं, तो फिर अन्य आंतर्य कौन सा देखते हैं, क्रम चलता है ना वहां, क्रम कौन सा होता है? अनार्थ गुण प्रमाणतः। हाँ, स्थानार्थ गुण प्रमाणतः, ये वाक्य प्रसिद्ध है। तो स्थानकृत आंतर्य, अर्थकृत आंतर्य, गुणकृत आंतर्य, प्रमाणकृत आंतर्य, इसमें सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला स्थानकृत आंतर्य है, फिर नंबर 2 पे आता है गुणकृत आंतर्य, अर्थ और प्रमाण कम आते हैं। गुणकृत आंतर्य का तात्पर्य बाह्य प्रयत्नों को देखना, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्नों में हकार के साथ में झकार दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि महाप्राण भी है, ठीक है ना, ये भी आ गया इसमें। तो ह को झ होता है, लेकिन ह को झ करने के बाद फिर अभ्यास चर्चा वो भी लगाना अनिवार्य है, बिना उसके नहीं बनेगी बात, वो झ को झ करेगा फिर। तो 2 चरणों में जाके कार्य पूरा होता है यहाँ, जब भी हकार को हम चवर्ग करेंगे तो अभ्यासे चर्च अनिवार्य है लगाना। तो पहले कवर के उदाहरण दिए, जैसे क्री धातु से चकार, यहाँ पर जो प्रक्रिया रहेगी, पहले वृद्धि कर लेंगे अचोणिति से, उसके बाद द्वित्व करते समय द्विर्वचनेची लगाया जाएगा, ठीक है। कार बना लिया पहले हमने, फिर द्विर्वचनेची लगाएंगे तो क्री कार, फिर उरत कर, फिर हलादि शेषा। अब देखो पहले इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हलादि शेषा की, लेकिन गुण करते ही जब रपर बना, वो आकार करते ही जब रपर बना है, उरत से आकार किया, तो जो है वो जो रेफ आया वो आया अनादि के रूप में, आदि में था नहीं वो, तो हलादि शेषा ने हटा दिया उसको।
तो क रह गया, क को फिर कोहशु से च होकर के चकार। ऐसे ही खन धातु में भी है। अब खन धातु में क्या करेंगे जरा बोलना मुझे। खन खन तो हो गया, खन खन खान, ठीक है, हलादी शेष लगा लिया, ख खान। अब जरा बताओ क्या करेंगे। हम्म, ख को क्या होगा चवर्ग में, छ क्रम से आएंगे ना, क्या होगा, छ छ होगा छ होगा छ ना। छ हाँ। ये छकार आएगा, तो छकार आएगा तो अब क्या करेंगे, तो अभ्यास ये चर्च है। अब देखो यहाँ मैंने कहा दो कार्य करता है ये, चर भी करता है, ये जश भी करता है। तो ख को जश होगा कि चर होगा, चर होगा। और झ को क्या किया था हमने अभी पीछे, जश किया। झ को जश किया था। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि स्थानीय अंतरतम लगाएंगे तो उसके हिसाब से ही तो करेंगे। तो इस तरह से आचार्य ख दिखता को तो है ऐसे कि है? वर्गीय दूसरे अक्षर हो तो उनको पहला हो जाता है, वर्गीय चौथे अक्षर हो तो उनको तीसरा हो जाता है। नहीं, उसके हिसाब से तो हमने ख को छ कर लिया, क्योंकि यहाँ तो स्थान तो मिल नहीं रहा है, स्थान तो मिल नहीं रहा है, करेंगे तो स्थानीय अंतरतम से ही यहाँ पर मतलब गुणकृत अंतर यही आएगा, क्योंकि कबर का स्थान तो कंठ है। आदेश कर रहे हैं हम चवर्ग जो कि सारे ही तालव्य हैं, तो स्थान कृतांतरी तो कहीं नहीं लगने वाला यहाँ, ठीक है ना। कवर्ग कंठ वाले हैं, हकार भी कंठ वाला है, चवर्ग तालव्य है, तो स्थान कृतांतरी तो कहीं भी नहीं लगना है यहाँ, सर्वत्र गुणकृत आंतर्य ही होगा। तो गुणकृत आंतर्य में फिर अल्प प्राण महाप्राण ये मुख्य भूमिका निभाते हैं, फिर विवार नाद घोष आदि सारी चीजें मिला करके। तो ख को महाप्राण होने के कारण से, ठीक है ना, छ ही आएगा वहां पर, उस छ को फिर चर करके च बनेगा। तो यहां भी दो चरणों में होगा पूरा। ककार को चकार करेंगे तब तो एक एक बार में ही काम पूरा हो गया, लेकिन ख क ख और ग को ज करेंगे तब भी एक बार में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क ख ग घ, अब घ में फिर वही बात आ गई, अब वहां करेंगे झ जा करके, फिर च छ ज झ, फिर लगाएंगे अभ्यास चर्चा, वहां जश करेगा वो, तब जाके ज बनेगा। और ङ में क्या करेंगे, ङ में फिर यहाँ आएगा। तो इस तरह से क्रम चलता है इनका। तो चखान जगह में, अब जगह में सीधे गा को, आचार्य इसका भी कोई उदाहरण होता है? हम्म, ग किसमें, घ का कोई उदाहरण होता है? गा का, ङ का, हाँ। ङ का उदाहरण ढूंढ लेना ङ का उदाहरण मिल सकता है, चलो देख लेना बाद में। तो ये हो गया जगाम। और अद धातु में यहाँ पर घसली आदेश जो किया गया है ना, इसको लिट लकार में, अदो जगधिर लेप्ति किति लुंग सन और घसली दिखाए, वो लिट्यण तरस्याम, लिटी अन्य तरस्याम। तो घस आदेश होकर के वहां पर घ को ज हो जाएगा, पहले घ को झ करेंगे, झ को ज करेंगे, तो जघास। ऐसी हकार का दिखा दिया है, हन का हो गया जघान, पहले झ होगा फिर ज होगा, और आगे जो हन का ह है उसको घ हो गया है, उसका सूत्र अलग है, ठीक है ना। हो हंतेर गिणिन्नेषु, उससे कवर्ग हो गया है। तो जघान हरि धातु से जहार, और इसी हरि धातु से सन प्रत्यय लाएंगे, तो वहां पर अजन गमाम शनि से दीर्घ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि री से उत्तर जो सन आएगा ये कित भी हो जाएगा, कित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा, कित क्यों हो जाएगा, इको झल, तो कित होने से गुण तो होगा नहीं, तो रीत धातु से ईकार हो जाएगा, तो हीर। अब उसमें जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करके सारा कार्य इस, यहाँ वो तो नहीं लगाना है हमें, द्विर्वचनी जी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों, आजादी प्रत्यय नहीं है आगे, सन है ना, तो सीधा हीर को ही द्वित्व होगा, हीर हीर, ठीक है ना।
ह्रस्व आदि और लादि शेष, फिर कोष्ठु से झ हो गया, फिर ज हो गया भैसर्च जिहीर शति, ओहा त्यागे, ठीक है ना। इससे बन जाएगा हा धातु है यहाँ पर, तो जहऊ आत औणलह, इसको लगाना है साथ में। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कोष्ठु सूत्र ने चवर्ग जो किया था, कवर्ग को और हकार को, तो उसका फिर एक अपवाद सूत्र आगे आ रहा है। न कवतेर यंगी, न अव्यपदम कवते षष्ठे क्वचनांतम यंगी सप्तमे क्वचनांतम। ये धातु है कुंग, कवतेर यंगी, कवते है, देखो एक धातु तो है कुंग, और एक धातु और भी है, कुंग शब्द है ना, एक तो कुंग शब्द हो गया, एक है कु शब्द। दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन गण में अंतर है। कुंग शब्द ये तुदादिगण की है, और कु शब्द ये भुआदिगण की है। अब हम इष्टिप प्रत्यय करें यदि, तो बताओ कु शब्दे और कुंग शब्दे दोनों में से किसका बनेगा कवती, कवती कवते, कवती, कवती किसका बनेगा? कवती का है ना, कवते है षष्ठी का एक वचन, तो कवती किसका बन सकता है? भुआदि वाली का बनेगा। देखो तीन धातुएं हैं, एक तो कुंग शब्दे, फिर कु शब्दे, और एक कुंग फिर भुआदिगण में भी है। तो तीन धातुएं हैं यहाँ पर, तीन में दो में तो नकार लगा हुआ है कुंग शब्दे में, और कुंग खुंग गुंग घुंग है ना, वहां भी नकार लगा हुआ है। लेकिन कवती जो बनेगा तो दादी वाली का बन जाएगा, तो दादी वाली में बनेगा कुवती, क्योंकि श आएगा ना वहां, तो दादी सब गुण थोड़ी होने देगा, तो उगंग होगा। और अगर हम अदादी वाली का करेंगे तो बनेगा कऊती, वहां तो शब का लुक हो जाएगा। तो इसलिए भ्वादि वाली का ग्रहण यहाँ पर है, इसलिए कवती बन पाया है ये। तो उसी का यहाँ पर उन्होंने कोष्ठक में दे दिया है, कुंग के आगे भुआ, भुआ माने भुआदिगण की। तो कु इत्येतस्य अंगस्य यंगी परतः न भवति, किम न भवति, तो पीछे चवर्ग था, तो चवर्गादेशो न भवति, बस सीधी सी बात है। तो चवर्ग की प्राप्ति हो रही थी, इसने निषेध कर दिया। तो को कुयते, नहीं तो क्या बनता? चो कुयते। तो यंग प्रत्यय ही लाना है हमें कु धातु से अब, और यंग प्रत्यय ला करके, और यहाँ पर अभ्यास में गुण भी होगा बाद में, गुणो यंग लुको हो, तो को कुयते, ठीक है ना। और कु को दीर्घ भी हो जाएगा, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। अब देखो सूत्र सारे वही पीछे के आएंगे बार बार, तो सिद्धियों में ज्यादा नहीं उलझना है हमें, नहीं तो बहुत समय निकल जाएगा। ऐसे सिद्धियां तो कई बार इस प्रकार की आ चुकी हैं, कोई नया सूत्र आता है तो वहां पर देख ही लेते हैं उसको। तो कोकुयते उष्ट्रः, उष्ट्राः, नहीं उष्ट्रः कोकुयते खरः, तो ये शब्द करने अर्थ में आती है। यहाँ पर कुंग कुंग गुंग घुंग ये गति अर्थ में भी है भ्वादि में, तो भ्वादि वाली का ग्रहण करेंगे तो स्पष्ट है कि ये गति अर्थ वाला ही होगा यहाँ। तो उष्ट्र या खर आदि जो है ये बार बार गति करते हैं। एक और सूत्र आया निषेध करने के लिए, कृशेष छंदसी, कृषे है षष्ठी क्वचनांतम, छंदसी सप्तमे क्वचनांतम। कृष विलेखन है, ये तो स्पष्ट है, धातु कौन से गण की है ये? कृष विलेखन है, विलेखन अर्थ वो जो जुताई करते हैं ना, उसी को बोलते हैं विलेखन। तो कृष विलेखने धातु का यहाँ पर ग्रहण किया गया है, लेकिन छंद साथ में बोल दिया गया है।
तो छंदसी विषये कृष इत्येतस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य तस्य यङि परतः यङि परतः च्युत्वम न भवति, चवर्गादेश नहीं होगा। तो कृष धातु से जब यंग प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर भी यंग प्रत्यय इंगित है, गुण तो होगा नहीं, कृष का कृष ही रह गया। और जब द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करने के बाद स्थिति बनी कृष कृष, ठीक है, हलादि शेष लगा लिया हमने, क्री कृष, फिर उरत भी लगा लिया, कर कृष, फिर हलादि शेष लगाया, क कृष, फिर कोशु की प्राप्ति हुई, इसने रोक दिया। लेकिन अब एक कार्य यहां पर और होगा, क्योंकि धातु कैसी है ये, कृष ऋदुपद है। तो ऋदुपद अंग का जो अभ्यास होता है, अभ्यास में री नहीं है, अभ्यास में तुम्हारे पास में इस समय क है, केवल क और कृष, आगे यंग है। तो ऋदुपद धातु के अभ्यास में अभ्यास को रीक आगम, रीग ऋतुपधस्य च, तो रीक कित है, आद्यंतो टकितो, क के अंत में री और जोड़ दो, तो करी, करी कृष य, आगे शप और त आत्मनिपद में करी कृष्यते, करी कृष्यते यज्ञ कुणपः, यज्ञ कुणप, कुणप वैसे तो शब को बोलते हैं, अनादि कोश में आता है इसका सूत्र, क्वणेह संप्रसारणम च, कपन प्रत्यय करके बनता है, क्वण धातु से संप्रसारण करके। तो शव भी अर्थ है इसका, दूसरा एक प्रकार की मिट्टी भी होती है, मृत्यु का विशेष, वो भी इसका अर्थ है। अब यहाँ पर छांदस प्रयोग है ये, तो यज्ञ कुणपः, यज्ञ के लिए मिट्टी की खुदाई करने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो भूमि को संभाल रहा है वेदी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इस तरह से कोई अर्थ होगा इसका। अब ये जो कृषि छंदसी में छंदसी शब्द आ गया, तो छंद में ही जो आगे काफी बड़ा सूत्र है ये, तो ये सूत्र छंद में लग रहा है अगला सूत्र भी, और वहां पर जो शब्द सारे आ रहे हैं इस सूत्र के अंदर, इन सब में कुछ न कुछ कार्य निपातन से किया गया है। तो जो भी पद हैं इसमें सभी तिङंत हैं, तिङंत हैं, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि प्रकरण ही चल रहा है ऐसा, यहाँ पर अभ्यास का प्रकरण चल रहा है। क्या अभ्यास का प्रकरण कहीं पर कृदंत शब्दों में हम ला सकते हैं, उसका संबंध जुड़ पाएगा अभ्यास, कृदंतों में अभ्यास होते हैं क्या? द्वित्व वाला जो प्रकरण है, लिटि धातु, धातु है वहां पर, लिटि धातु अभ्यास से, तो ये जो है ना अभ्यास संज्ञा जहां भी होती है वो कृदंतों में ना होकर के तिङंतों में ही होती है। तो जो भी पद आएंगे इसमें सारे तिङंत ही होंगे इस सूत्र में। आचार्य जी, सनाशंस भिक्षु जो बुभुक्षु आदि शब्द बनते हैं, अरे तो सन्नंत तो पहले बना लेंगे ना वहां पर, वो तो कार्य एक अलग हो जाएगा, वहां भी अभ्यास करेंगे। तो ठीक है कि यंग प्रत्यय के कारण से द्वित्व हुआ है, यंग प्रत्यय के कारण से द्वित्व हुआ है, तो उस समय तो न वो कृदंत है न तिङंत है, कुछ भी नहीं है अभी तो। सन प्रत्यय आया है केवल, और सन की भी कृत संज्ञा नहीं होती है, कृत संज्ञा धातु के अधिकार में आए हुए प्रत्ययों की होती है, धातु के अधिकार में जो है, जो छोटा वाला धातु है अकेला, उसके अधिकार में। तो ये जो सब है ना शब्द, दाधरती, दर्धरती, दर्धर्षि, बोभूतु, ते तिक्ते, अलर्षि, आपनी फणत, संसनिष्यदत, संसनिष्यदत, आगे अशुद्ध शब्द क्या है, इसमें जोड़ लो सूत्र में, इसमें जुड़ेगा संसनिष्यदत के आगे करिकृत, तो क इसमें रह गया है लिखने से, सूत्र में देख लेना, है ना, जी कह करिकृत, फिर कनिक्रदत, भरिभ्रत, दविद, दविध्वतः, दविध्वतः हशीचा लगाया गया है, फिर दविद्युतत, तरित्रतः, सरीसृपतम, यहाँ रेखा मिला लेना, सरीसृपतम, वरी वृजन,
वास्तव में क्या है ये? वरी वृजत, क्षत्रिय प्रत्यांत। और मर मृज्य, केवल एक शब्द ऐसा है इसमें, ये मर मृज्य, ये तिङंत नहीं है। फिर आगनी गंती, तो सारे ही जो है ये अलग अलग पद हो गए। इसमें एक कृदंत है, बाकी सब तिङंत है। इति च, इति अव्यपदम च अव्यपदम। अब यहाँ पर इनमें सब में कुछ न कुछ कार्य ऐसा है जो कि निपातन से करना होगा, इसमें तभी सार्थकता होती है निपातन करने की। तो प्रारंभ में जो है ना, दाधरती, दर्धरती, दर्धर्षि, इसमें धातु हमें सब में एक जैसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो एक तो ध्री धातु है और दूसरी है ध्रिंग, इन दोनों से ही बनाई जाएंगे ये। जैसे पहले दाधरती है यहाँ पर शब्द, तो दाधरती में ध्रेय धातु, ठीक है ना, ध्रेय धातु से ऋणिच प्रत्यय ले आए और उससे बना लिया हमने धारी। अब णिजंत से यहाँ पर सनातनता धातु से धातु संज्ञा करके फिर उसका लट लकार लेकर के आएंगे उससे, ठीक है ना। और लट लकार ला करके वहां पर जो शब प्रत्यय आएगा, तो शब को फिर यहाँ पर शुरू करेंगे, ये छांदस माना जाएगा। शुरू करना ये छांदस माना जाएगा, क्योंकि नियंत्र के आगे जो शब आता है उसका शुरू कैसे कर लेंगे हम? जो छांदस ही शुरू करना होगा। और शुरू करने से लाभ ये होगा कि एक तो शब्द भी हट गया और दूसरा धातु को द्वित्व भी हो जाएगा। तो एक तो ये है यहाँ पर, तो ध्री धातु से श्लू ला करके और ऋणिच का भी लुक करना होगा हमें। वैसे तो ऋणिच का लुक ऋणिटी करता है, लेकिन यहाँ कैसे कर देगा? यहाँ तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ऋणिटी से यहाँ पर ये भी निपातन से ही करना होगा हमें। और उसके बाद जब द्वित्व करेंगे श्लू होने के कारण से श्लव सूत्र से, तो अब जो अभ्यास में ह्रस्व लगा करके जो ध बना था ये, यानी कि द बन जाएगा, उस अभ्यास को दीर्घ करना कार्य ये भी निपातन से करना है हमें। तो ये कार्य निपातन से होंगे। यहाँ पर एक कार्य इसमें लिखना रह गया है इनको, कि धारी बना ली थी ना हमने पहले वृद्धि करके, तो उसको ह्रस्व भी करना होगा उपधा को, नहीं तो दा धारती बनेगा, फिर दा धरती ऐसा बनाना है हमें। अभ्यास को तो दीर्घ करना होगा, आगे वाले को ह्रस्व करना होगा। तो दा धरती। अब जब दूसरा जो है ना दर धरती, तो इसमें कोई बात नहीं है, पहले जो हमने कार्य किया है अभ्यास को दीर्घ करना और आगे वाले को ह्रस्व करना, तो ह्रस्व करना तो रहेगा, लेकिन अभ्यास में दीर्घ नहीं करेंगे तो उस अवस्था में बन जाएगा दर धरती, ठीक है ना। तो एक तो बना लिया हमने ये णिजंत से और आगे लट लकार ला करके श्लू करके। दूसरा इसमें जो दिया है ना कि आगे जो लिखा है संस्कृत वाली पंक्ति में देखो कि यदा ध्रिंग तदापि, अभी तो बनाया था हमने ध्रेय धातु से, लेकिन यदा ध्रिंग, जब ध्रिंग धातु से बनाएंगे तदापि श्लऊ अभ्यास दीर्घत्वम, अभ्यास में तो दीर्घ वहां ये दाधरती को ही दोबारा बना रहे हैं। अब दाधरती के दो पक्ष हो गए, एक तो पक्ष हो गया निजंत से आगे लट लकार ला करके शुरू कर दिया शब्द का, दूसरा ये है कि दूसरे पक्ष में जो बनाया गया है वहां पर, तो वहां निजंत यंगंत ला करके, ठीक है ना, तो वहां पर भी अभ्यास का दीर्घ। दूसरा यह है कि परस्मी पद की प्राप्ति फिर यूं नहीं हो पाएगी, क्योंकि यंगंतों से तो फिर आत्मनिपद होना चाहिए। नहीं, श्लू का ही है ये, श्लू का। ध्रिंग से बनाएंगे तो यंगंत, ध्रिंग से बनाएंगे तो नित होने के कारण से आत्मनिपद का प्रत्यय आना चाहिए, लेकिन वहां पर आत्मनिपद का प्रत्यय न ला करके परस्मी पद को निपातन से लाया जाएगा, ठीक है ना, तब बनेगा दाधरती। और यंग परत्वात, और जब यंग परे यंगंत बना लेंगे पहले हम, तो यंगंत बनाने के बाद एक निजंत से यंगंत पहले बना लिया हमने निजंत, उसके बाद फिर यंग यंग प्रत्यय भी लेकर के आए, तो वहां पर एक तो ऋणिटी से जो णिच का लोप करना है वो तो हो ही जाएगा, सूत्र से ही हो जाएगा, वहां निपातन से करने की आवश्यकता नहीं है।
और अभ्यास को दीर्घ करने का कार्य है वो भी यंगंत होने से हो जाएगा, क्योंकि दीर्घोक्तः यंगंत होने से या यंग लुगंत होती है धातु, तो उस अवस्था में अभ्यास में दीर्घ कर ही देता है, वहां निपातन से करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन जब यंग लुक का पक्ष होता है तो यंग लुक पक्ष में यहां पर धृंग धातु से बनाएंगे, तो अभ्यास में जो ऋतश्च सूत्र है, क्योंकि धातु ये है ना, ध्री विकारांत है ये, तो अभ्यास में ऋतश्च सूत्र से रुकागम की जो प्राप्ति होती है, तो वहां पर उसका अपवाद दीर्घ निपातन से करेंगे। ये दाधरती की बात हो रही है यहाँ पर, वहां पर रुकागम को तो रोक दिया गया है, लेकिन अभ्यास में दीर्घ करके दाधरती। अब जो आगे दरधरती है यहाँ पर, तो दरधरती में भी यंग लुक पक्ष में यंग प्रत्यय लाएंगे और उसका लुक भी कर लिया, ठीक है ना, ण्यंत से यंग लुक करके, ण्यंत से यंग आया, यंग का भी लुक कर दिया। उसके बाद यहां अनेकाच बनती है, क्योंकि ण्यंत से हमने किया है धातु अनेकाच भी तो हो गई, और जहां पर हम यंग प्रत्यय करते हैं वो सूत्र कौन सा है, वो है धातु रेकाच, वो तो एकाच में करता है, यंग अनेकाच में कैसे करेगा, तो वहां पर निपातन से करना होगा फिर, तो यंग प्रत्यय का भी निपातन से ग्रहण होगा यहाँ, और उपधा को ह्रस्व करना है, ये भी निपातन से हो जाएगा, तब बनेगा दर धरती, ठीक है ना। और केवल मात्र धृंग धातु से करेंगे, यंग ला करके, यानी कि णिच न लाएं, पहले णिच न लाएं और सीधा ही यंग प्रत्यय ले आए और उसका भी कर दें लुक, तो उस अवस्था में दीर्घों की तरह से दीर्घ की प्राप्ति होती है फिर अभ्यास में, वहां निपातन से दीर्घ को हटाना जाएगा, तब बनेगा दर धरती। तो ये भी दो प्रकार से बन गया, यंत्र से यंग करके और केवल शुद्ध धातु से यंग करके। बाकी ऋतश्च से तो रुकागम सिद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि धातु यंगंत है ये, और जब हम ण्यंत से बनाएंगे केवल, तो उस अवस्था में अभ्यास में रुकागम और णी का लोप, ये दोनों कार्य निपातन से करने होंगे, दीर्घ करना नहीं है अभ्यास को, तो इस तरह से भी दर धरती बनेगा। तो दोनों प्रकार से बनाया है उन्होंने, यंगंत से, शुद्ध धातु से, निशुद्ध धातु यंगंत से, और निजंत से, और निजंत करके फिर यंग ला करके, तीन प्रकार से। अब जैसे हमने बनाया है दरधरती, इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को लेते हुए दरधर्षी बन जाएगा, केवल मात्र पुरुष का अंतर है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। आगे जो आ रहा है शब्द बो भूतु, तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर हमें, धातु तो भू है, ये तो स्पष्ट है, तो यंग प्रत्यय लाएंगे, यंग का लुक भी हो जाएगा। उसके बाद पहले हम द्वित्वादि सारे कार्य कर लें, लकार तो बाद में लाना, तो भू धातु से यंग प्रत्यय ला करके जब द्वित्व करेंगे, भू भू अभ्यास का कार्य करके अभ्यास में गुण भी हो जाएगा, लेकिन भू के आगे यंग का तो हमने लुक कर दिया, और आगे प्रत्यय आया, कौन सा लकार दिखाई दे रहा है वो भूतु में, वो भूतु में कौन सा लकार दिखाई दे रहा है, लोट, लोट लकार में तिप आया, एरू लगा करके बन गया तू। अब यहाँ जो तू बना है वो भूतु में, तो भू धातु को गुण कौन रोक रहा है यहाँ, भाई गुण होना चाहिए, अब तो गुण रोकने के लिए तो कोई प्रत्यय ऐसा है ही नहीं आगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि तू प्रत्यय साधु कौपित से इंगित है, वो तो नहीं होगा इंगित, वो तो तिप के स्थान पे हुआ है ना, पित है वो तो गुण कौन रोकता है, तो गुण का अभाव निपातन से ही मानना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना, गुण का अभाव निपातन से। लेकिन एक प्रश्न यहां और उठेगा अब, कि भूसुवोस्तिंगी सूत्र पीछे आ चुका था, भूसुवोस्तिंगी गुण का निषेध करता था ना, वो नाभ्यस्त्याचि पीति सार धातु के, नहीं, हाँ, तो वहां गुण का निषेध चला था, ठीक है ना, उगंत लघु बुध से आगे सूत्र बोलो आगे,
नाभ्यस्तस्याच प्रतिसारधात्वके भूसु। फिर आगे भूसु ओस्तिंगी। भूसु वोस्तिंगी, तो नाभ्यस्तस्याचि से न आ गया ना। तो भ्रू धातु में गुण का निषेध किया गया था। यदि आगे एकदम अव्यवहित तिंग आ रहा हो, तो तिंग तो आ रहा है, तू प्रत्यय आ गया ना, तो उससे निषेध हो जाएगा गुण का। और कोई कार्य निपातन से यहां दिख नहीं रहा है हमें। देखो, अभ्यास में गुण करना है, गुणो यंग लुको बैठा हुआ है। भा को ब करना है, अभ्यासी चर्चा बैठा हुआ है। तो कौन सा कार्य किया आपने निपातन से? यहां कुछ भी नहीं हुआ ना, तो निपातन व्यर्थ हो गया। क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे हैं ये तो यूं ही संपन्न हो रहे हैं, जिनके सारे सूत्र आ चुके हैं यूं ही सारे हो रहे हैं। आपने किया क्या निपातन से? कुछ भी नहीं हुआ है। अब क्या करें फिर? तो अब यहां पर जो है ना एक ज्ञाप, क्योंकि सूत्र तो व्यर्थ सिद्ध हो जाता है, तो अब यहां पर एक ज्ञापन निकलता है कि निपातन तो किया गया है, तो कोई ना कोई तो विशेषता यहां पर विद्यमान है। अब वो विशेषता ये रहेगी यहां पर कि जितनी भी यंग लुगंत धातुएं हैं ये, तो वहां क्या होता है कि भूसु वोस्तिंगी सूत्र गुण का निषेध नहीं करता, अन्यत्र करेगा, यंग लुगंतों में नहीं करेगा। अर्थात यंग लुगंतों में भूसु वोस्तिंगी सूत्र नहीं लगता। ठीक है ना। अब यंग लुगंतों में नहीं लगेगा, तो उस अवस्था में यहां सीधा सा तात्पर्य गुण की प्राप्ति हो रही थी और उसको निपातन से रोक दिया गया है। इस तरह से यहां सिद्धि होगी इसकी। अब क्या है आगे? ते तिक्ते। हम्म। तो आगे आ रहा है ते तिक्ते। अब ते तिक्ते में क्या निपातन दिखाई दे रहा है? तो ते तिक्ते में तिज धातु से यंग लुगंत का रूप बनाएंगे यहां पर भी। और यहाँ एक तो आत्मनेपद की, ये धातु परस्मी पद की है ये, तो आत्मनेपद यहाँ पर निपातन से करना होगा। तिज निशाने है ना, तो ये ते तिक्ते यंग लुगंत का रूप यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो केवल यहाँ पर आत्मनेपद ही निपातन से है और कोई कार्य यहाँ पर नहीं है निपातन का। ते तिक्ते के आगे अलर्शी। तो अलर्शी में क्या दिखाई दे रहा है? अलर्शी में क्या है? अलर्शी में यहां पर, यहां देखो एक तो धातु है, धातु तो यहां पर आएगी री, रीगतौ धातु। और रीगतौ धातु से लट लकार का ही रूप है ये, जो कि उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन सिप प्रत्यय लाएंगे यहां पर। और शब्द जो आएगा उसको कर देंगे श्लू। तो श्लू करने से हमें लाभ क्या होगा? द्वित्व हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना। श्लू करने से द्वित्व की प्राप्ति हो गई, द्वित्व हो जाएगा। तो द्वित्व करने के बाद क्या स्थिति बनती है? देखो, री को गुण तो करेंगे ही यहाँ पर, गुण तो करेंगे ना सिप को मान करके। तो अर और सी, अब अर सी यहां पर द्वित्व किया गया, तो री अर सी उरत लगा करके अर अर सी हलादी शेषा। अब हाँ, हलादी शेषा जब लगाने लगे, तो हलादी शेषा क्या करने लगा? रेफ को हटाने लगा। बस यहीं पर रोक दो। अब यहाँ पर निपातन का कार्य ये प्रारंभ हुआ कि एक तो रेफ का लोप हलादी शेषा से जो हो रहा था उसको रोका गया, दूसरा उस रेफ को जो बचाया है हमने उसको लकार भी करना है। तो अभ्यास में क्या है अब? अल, अर में रेफ का लोप रोका और रेफ को लकार भी कर दिया, तो अल, आगे अर है ही और सी मिला दो, अलर्शी। इस तरह से बनता है ये। दूसरा यहां पर यह है कि अर्ति विपर्त्योश्च सूत्र आएगा इसी प्रकरण में, अभ्यास के अधिकार में।
तो अर्ति कह करके वहां पर री धातु में अभ्यास में इकार भी किया गया है, क्योंकि अर्ति पे प्रत्योष्ट सूत्र लगाते हैं ना, तो इसका रूप चलता है ज्योत्यादिगण में ईयर्ति, ईयर्ति ऐसे चलता है रूप इसका। लेकिन यहाँ पर इस इकार का भी अभाव, नहीं तो बनता यहाँ पर इलर्शी, फिर अलर्शी नहीं बनता, तो उसको भी निपातन से अभाव दिखाया गया है। अब अगला शब्द क्या है इसमें, आपनी फणत। तो आपनी फणत में क्या है यहाँ पर कि आंग तो उपसर्ग है और धातु है फण, ये भी यंग लुगंत का रूप है, यंग प्रत्यय लाएंगे उसका लुक भी कर देंगे, और यंग लुगंत धातु संज्ञा करके उसके बाद लट लकार लाएंगे। आगे और भी रूप आ रहे हैं ऐसे कि यंग लाएंगे, यंग का लुक करेंगे, फिर धातु संज्ञा भी होगी, और धातु संज्ञा करके लट लकार आएगा, लट के स्थान पर क्षत्रिय आएगा। इस तरह के रूप हैं ये आगे। अब तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय आया हुआ है, ठीक है ना। द्वित्वादि कार्य जो हुआ है वही निपातन का हमें देखना है क्या क्या कार्य हुआ है। तो द्वित्व करेंगे जब हम फण धातु को, तो फण फण फण, ठीक है ना, पफण, यहां तक तो हो गया। लेकिन यहाँ पर नी का नी कहां से लाएंगे, नी का तो कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि नीक आगम करने के सूत्र में धातुएं कौन सी पड़ी गई, नीक, वंशु, स्रंसु, ध्वंसु, भ्रंसु, कस, पत, पद, स्कंदाम, उसमें फण तो है ही नहीं, तो नीक आगम निपातन से होगा। तो प नी आगे फण है, उधर लट लकार ला करके क्षत्रिय कर दिया था, क्षत्रिय का अत है, ठीक है ना। तो पनी फण अत, पनी फणत, ये है यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यांत रूप है ये। ठीक ऐसे ही आगे देख लो, सन सनिष्यदत, तो सम तो उपसर्ग है, सनिष्यदत, यहां धातु है स्यंद, स्यंदु प्रश्रवणे, इसमें भी यंग प्रत्यय लाएंगे और द्वित्वादि सारे कार्य करके यहां पर जैसे पिछले उदाहरण में हमने नीक आगम किया था निपातन से, यहां करेंगे निक आगम, तो स नि और दस्यंद का स को श हो जाएगा, सनिष्यंद, आगे क्षत्रिय प्रत्यय इंगित है, सार्वधातु कमपित, ठीक है ना, तो नकार का लोप हो जाएगा, अनिताम फलोपधाया इंगिति, तो सनिष्यदत, ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत हो गया। ऐसे ही करिकृत, तो करिकृत में धातु क्री है, यहां पर भी यंग आया और यंग करके द्वित्व किया हमने, ठीक है ना, यंग करके द्वित्व किया है। अब यहां पर निपातन से हमें क्या क्या करना होगा, देखो अभ्यास में जो कुहोष्टु से चवर्ग प्राप्त हो रहा था, एक तो वो रोक दिया, ठीक है ना, तो का ही रह गया। दूसरा यहाँ पर ऋक आगम और बढ़ाया गया, क्योंकि री कहां से लाएंगे, तो ऋक आगम भी हो गया, तो क री, और आगे जो क्री है, क्री के आगे फिर क्षत्रिय है, तो गुण तो होगा नहीं, ये कोई नीचे लग जाएगा, क्री अत कृत, तो करिकृत, ये क्षत्रिय प्रत्यांत हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से करिकृत और दूसरा है कनिक्रदत, तो कनिक्रदत में क्रंद धातु है यहाँ पर भी, और यहां भी ऐसे ही यंग प्रत्यय लाएंगे, और ये रूप है उसका, ये सब ये तिप का रूप है ये, हाँ कनिक्रदत, तो क्रंद धातु से, क्योंकि लुंग लकार का रूप है ये, और लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन तिप प्रत्यय लाया जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर तिप प्रत्यय लाएंगे, और चिली प्रत्यय जब आएगा तो चिली के स्थान पर एक तो अंग आदेश, जिसको करने के लिए कोई अन्य सूत्र नहीं है, वो निपातन से करना होगा, ठीक है ना। द्वित्व का कार्य हो ही जाएगा, क्योंकि जब हमने अंग आदेश किया, नहीं द्वित्व भी निपातन से ही करना होगा, तो द्वित्व भी निपातन से करना होगा, और अभ्यास में जो कुहोष्टु की प्राप्ति हो रही है उसको भी निपातन से रोका गया है, और तीसरा निक आगम भी करना होगा, तो क नि क्रंद है, और आगे जो टिप आया है लुंग लकार में, उससे पहले जो अंग है, तो अंग के इंगित होने के कारण से क्रंद के नकार का लोप हो जाएगा,
अनिद्रताम सूत्र से। तो कानी क्रद और अंक का अ है, आगे तिप का तकार है, कानी क्रदत। और ऐसे ही भरिभ्रत, अब भरिभ्रत वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने करिकृत बनाया था पीछे। यहाँ भ्री धातु है, ये भी यंग लुगंत का रूप है ये, और यंग प्रत्यय लाएंगे, भ्री भ्री द्वित्व करेंगे। अब यहाँ पर भी जो अभ्यास चर्चा से भ को ब की प्राप्ति होती है उसको रोकना होगा। दूसरा ऋक आगम भी करना होगा, ठीक है ना, ऋक आगम भी करना होगा। फिर यहाँ पर भ्रियामित सूत्र के अभ्यास में इकार करने जा रहा था, उसको भी तो रोका गया, क्योंकि विभर्ती आदि रूप बनते हैं ना भ्रियामित लगा करके, तो अभ्यास का इकार भी रोका गया है। तो इस तरह से बनेगा भरिभ्रत। ये क्षत्रिय प्रत्यांत ही है सारे ये। आगे है दविध्वतः, यहां धातु है ध्री, ऋकारांत ध्री। तो ध्री धातु से यंग प्रत्यय ला करके और द्वित्व आदि जब सारे कार्य हो जाएंगे तो द ध्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर द ध्री, तो द में तो ठीक है, अभ्यास में है, अभ्यास ये चर्चा लगा करके द बना लिया हमने, लेकिन वी कहां से लाएंगे? तो विक आगम, ये पहली बार सुना होगा, विक अभी तक विक आगम नहीं हुआ अभ्यास में कहीं पर भी। तो विक आगम करके बन गया दवी, दवी, आगे ध्वन, हाँ द के आगे वी आ गया दवी। अब आगे जो धातु ध्री थी ना, ध्री, तो ध्री के आगे क्षत्रिय प्रत्यय आया है यंग, यंग करने के बाद, तो ये जस प्रत्यय का रूप है ये बहुवचन में, दविध्वतः। इन्हें रूप चलाएंगे तो दविध्वत, दविध्वतौ, दविध्वतः। तो जस प्रत्यय आगे आया हुआ है यहाँ। तो इस तरह से विकागम भी हो गया है। साथ में जब आगे ध्री है और क्षत्रिय प्रत्यय है, तो यहाँ ध्री का री का तो यणादेश प्राप्त होने लगा इक्वनिची से, लेकिन निपातन से री का ही लोप कर दिया गया है। अब क्षत्रिय का अर्थ जोड़ दो उसमें, तो दविध्वत, आगे जस प्रत्यय में बहुवचन में रूप हो गया दविध्वतः। ऐसे ही आगे है दविद्युतत, यहाँ धातु है, ये भी यंग लुगंत का ही रूप है क्षत्रिय प्रत्यय में। अब यहाँ जो निपातन से कार्य करने हैं, तो एक तो द्युत धातु को हम जब द्वित्व करते हैं तो द्युति स्वाप्यो संप्रसारण इसी प्रकरण में आएगा, वो संप्रसारण की प्राप्ति कराता है। तो संप्रसारण का अभाव यहाँ रखना होगा निपातन। दविध्वंतः ऐसा नुम आगम भी हो, दविध्वंतः ऐसा नुम आगम भी हो, नहीं उसका भी अभाव मानना होगा। ये नपुंसकलिंग का रूप माने या तो, लेकिन नपुंसकलिंग का मानेंगे तब भी ऐसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि जस को फिर आदेश प्राप्त होगा, तो नुमागम का अभाव भी मानना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि उगित होने से नुमागम की प्राप्ति होती है, उसका भी अभाव मानना होगा। हाँ, तो दविद्युतः में कह रहा था, दविद्युतत में तो द्युत धातु से यंग प्रत्यय ला करके जब द्वित्व किया जाएगा तो द्युति स्वाप्य हो संप्रसारण से जो प्राप्त संप्रसारण है उसका भी अभाव निपातन से होगा, ठीक है ना। दूसरा यह है कि द्युत को जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में उ आना चाहिए ना, फिर दू, दू बनेगा, तो वहां पर आकार, जैसे भवतेरह सूत्र से भू को अ करते हैं ना, ऐसे यहां आकार भी करना होगा उकार को निपातन से, तो द ऐसे बनता है और विक आगम है, ठीक है ना, गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यंगित है। तो दवि द्युतत, तरित्रतः में त्रिधातु है और यहां पर सीधा ही क्षत्रिय प्रत्यय आ गया है, लट लकार ला करके क्षत्रिय प्रत्यय कर लिया है त्रिधातु से, और ये है षष्ठी व्यक्ति का एक वचन, ngस प्रत्यय का रूप है ये, ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या होगा कि क्षत्रिय प्रत्यय जब आ गया तो शप जो प्रत्यय आया था उसका श्लू कर दिया गया, श्लू कह करके उसको हटाया है तो त्रि को गुण भी हो जाएगा। अब त्रि को गुण करने के बाद अभ्यास में उरत आदि लगा करके त और ऋक आगम, तो त री। अब आगे जो त्रि है और क्षत्रिय का अत है तो यणादेश हो जाएगा, जैसे करिकृत में किया था, तो तरित्रत और षष्ठी का ngस ला करके तरित्रतः। सरीसृपतम, ये द्वितीय का एक वचन है अम प्रत्यय ला करके, तो यहां सृप धातु से यहां भी लट लकार लाए,
क्षत्रिय आदेश किया, शप आया, शप को श्लू कर दिया, सृप को द्वित्व किया, अभ्यास कार्य करके स सृप अत री का आगम कर दो। सरी सृप अत सरी सृपत और द्वितीय का एक वचन सरी सृपतम। ठीक है। ऐसी आगे है वरी वृजत। तो वरी वृजत में वृज धातु से यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय यानी कि लट लकार ला करके क्षत्रिय प्रत्यय कर दिया, शप आया उसको श्लू करके हटा दिया, तो द्वित्व भी कर लिया। तो वृज वृज व वृज। ठीक है ना। यहाँ पर भी री का आगम करेंगे तो वरी वृज और क्षत्रिय का अर्थ है वरी वृजत। मर मृज्य ये अलग प्रकार का हो गया। ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, लट लगा, ये लिट का रूप है ये, तो मर मर मृज्य, तो ये भी तिंगंती ही है। ये मैं जो पीछे बोल गया था ना, ये पद विभाग किए थे जब इसके दाधरती दधरती आदि, तो सारे ही तिंगंत निकले, कृदंत कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि मर मृज्य भी ये लिट का ही रूप था ये। तो मर मृज्य में मृज धातु से लिट लकार आया। ठीक है ना। और लिट लकार में भी णल प्रत्यय लाएंगे, लिट के णल प्रत्यय ला करके जब द्वित्व किया गया मृज को, मृज मृज करके, और म मृज यहां तक पहुंच गए, तो म मृज में यहां पर अभ्यास को रुक आगम करना है। ठीक है ना। तो मर मृज मर मृज। अब यहां पर आगे वाला जो भाग है मृज, और उसके आगे णल का आ है, लेकिन यह कहां से आ गया, यकार ये, तो यकार के लिए युक आगम किया गया है। अभी तक हमने जो कार्य किए हैं सारे अभ्यास में किए हैं, मुख्य करके सब जो भी कुछ निपातन से किया है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि आगे जो मृज भाग शेष रह गया है उसको युक आगम ये निपातन से किया गया है। तो कित होने से अंत में आएगा मर मृज, आगे यकार है और नल का अ जोड़ दो उसमें, तो मर मृज। ऐसे लग रहा है जैसे कि लेप हो गया एक तो आगे स्थान पर, किसी धोखा हो गया था पीछे, तो ये भी तिंगंत का ही रूप हुआ। आगनी गंती, यहाँ आंग तो उपसर्ग है और धातु कौन सी होगी, गम। अब गम धातु में यहां पर भी ऐसे ही है कि अब ये जो रूप है कौन से लकार का दिख रहा है, लट लकार का है। और लट लकार गम धातु से लाएंगे तो शब्द भी तो आएगा, शब्द का हो गया श्लू। अब श्लू क्यों करना पड़ा, बिना उसके द्वित्व नहीं कर पाएंगे, तो श्लू करके शब्द को तो हटा दिया है। ठीक है ना। आगे ती प्रत्यय है, तिप। अब यहाँ पर जो अभ्यास में जो गम गम द्वित्व किया गया था, तो एक तो कोहशु को रोको, नहीं तो वो चवर कर देगा। दूसरा नीक आगम करना है, तो ग नी। ठीक है ना। ग नी, आगे गम है और ती है। ठीक है ना। शब्द का तो शुरू हो चुका था, गम और ती गंती, आगनी गंती। तो इस तरह से ये वेद के शब्द प्रयोग में आते हैं। और उदाहरण जो इन्होंने दिए हैं इसमें तो कहाँ कहाँ का किस किस मंत्र में है वो तो नहीं दिया है, बस शब्द बने बनाए सारे बता दिए हैं कि कैसे कैसे इसमें परिवर्तन किए गए हैं निपातन से। तो इस प्रकार के शब्द कहीं वेद में आते हैं तो इसी सूत्र से हम उनको निपातन से सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो ये दो सूत्र हो गए छंद के, विशेष छंदसी हो गया और ये दाधर्ती आदि सूत्र हो गया। अब आगे अन्य कार्य अभ्यास में जो कि पाद के अंत तक चलेंगे वो फिर देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम।